आज की वीडियो में ये चीज़ डिटेल्स में समझा दूंगा कि साउथ कोरिया आपके लिए बेहतर डेस्टिनेशन कैसे हो सकता है। एक ऐसा कंट्री जहां एलजी, hyundai, सैमसंग जो है इन कंपनीज का हब है। क्यों यहाँ पे जाना चाहिए, किन लोगों को जाना चाहिए, किन लोगों को नहीं जाना चाहिए, किन लोगों के लिए ये फेवरेबल डेस्टिनेशन है, इसकी एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग, टाइमलाइन, रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, KHM कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से अर्जुमंद रऊफ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की वीडियो एक ऐसे कंट्री को डिस्कस करना है जहां अगर लोग यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं जा सकते तो ये एक अच्छा डेस्टिनेशन है। एक ऐसा डेस्टिनेशन जो इकोनॉमिकली वाइज दुनिया की टॉप 10 जो है वो इकोनॉमीज़ में उसका नाम आता है। एक ऐसा कंट्री जहां LG, hyundai, सैमसंग जो है इन कंपनीज का हब है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ साउथ कोरिया की। आजकल स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादातर ट्रेंडिंग में जिस तरह UK चल रहा होता है, ऑस्ट्रेलिया चल रहा होता है, या US या डिफरेंट कंट्रीज चल रही होती हैं, तो स्टूडेंट्स उसकी तरफ फोकस कर रहे होते हैं। इस फोकस के चक्कर में स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ों को मिस कर देते हैं जो डेस्टिनेशंस अच्छी तो होती हैं लेकिन मार्केट के अंदर इतना ट्रेंड नहीं होता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में ये चीज़ डिटेल्स में समझा दूंगा कि साउथ कोरिया आपके लिए बेहतर डेस्टिनेशन कैसे हो सकता है। अब साउथ कोरिया की अगर मैं बात करूं तो साउथ कोरिया जो है वो ईस्ट एशिया के अंदर आता है। साउथ कोरिया की कुछ चंद यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो QS रैंकिंग के अंदर टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। और साउथ कोरिया में आपको PR पाथवे भी मिलता है। साउथ कोरिया के अंदर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिलती हैं। और साउथ कोरिया के अंदर आपको इंटरनेशनल कंपनीज, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, सैमसंग, LG, hyundai जैसी और ज़्यादा कंपनीज जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। इन कंपनीज़ के एग्जिस्ट होने का मतलब ये है कि जब आप स्टडी वीज़ा के ऊपर वहाँ जाते हैं तो आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे मिल रही होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस वीडियो के अंदर, व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे पाकिस्तान से कितना दूर है, अफोर्डेबिलिटी का क्या स्टेटस है, क्यों यहाँ पे जाना चाहिए, किन लोगों को जाना चाहिए, किन लोगों को नहीं जाना चाहिए, किन लोगों के लिए ये फेवरेबल डेस्टिनेशन है, इसकी एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग, टाइमलाइन, रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँ कि अगर QS रैंकिंग की बात की जाए तो इसमें सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी, काइस्ट और योनसाई यूनिवर्सिटी, 3-4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो QS रैंकिंग के अंदर वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनका नाम आता है। और इवन सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी टॉप 50 के अंदर आती है। मतलब आपने जो स्टडी, जिस क्वालिटी को आपने क्वालिटी स्टडी को जो है वो गेन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, UK या US की तरफ मूव करते हैं तो आपको ऐसी चंद यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं कि आप कम बजट के अंदर सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी जो साउथ कोरिया के अंदर है वहाँ पे जाके उस कम बजट के अंदर भी इस स्टडी को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अगर इसके डिस्टेंस की बात की जाए तो पाकिस्तान से साउथ कोरिया का डिस्टेंस कंपैरेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, UK, US जो है इसका डेस्टिनेशन कम है। अगर इसकी फ़ी की मैं बात करूं तो साउथ कोरिया के अंदर आपको मास्टर्स की बात या बैचलर्स की करें तो तकरीबन $3000 से लेके $4500 के दरमियान आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़। आप कंपैरेटिवली देखें, आप UK, US के अंदर आपको 15-15 हज़ार पाउंड्स और डॉलर्स के अंदर जो है वो फ़ी देखने को मिलती है। तो साउथ कोरिया आपके लिए एक अफोर्डेबल डेस्टिनेशन है। और अगर यहाँ के कॉस्ट ऑफ लिविंग की हम बात करें तो जहाँ आपको ऑस्ट्रेलिया, US, UK, कनाडा जैसी कंट्रीज़ के अंदर महंगी कॉस्ट ऑफ लिविंग मिलती है, साउथ कोरिया आपको मिनिमम 300 से लेके $700 के अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बनती है, जिसमें अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ। और कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको 300 से 500 के अंदर भी आपको लिविंग कॉस्ट पड़ सकती है। और कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको 500 से 700 जो है वो डॉलर्स भी जो है कॉस्ट पड़ सकती है। अब हम लैंग्वेज अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि वहाँ मेजॉरिटी जो है वो कोरियन लैंग्वेज चलती है। लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो मोस्टली आपको प्रोग्राम्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी आपको
मिल जाते हैं। अगर आप लैंग्वेज कोर्स के लिए जाते हैं तो आप 1 साल के लैंग्वेज कोर्स के लिए जा सकते हैं, जो कि एक्सटेंडेबल भी है। और इसकी अगर फ़ी की बात करें तो आपको कोरियन लैंग्वेज लर्निंग की जो फ़ी है वो $2000 से $3500 पर ईयर आपको देखने को मिलती है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको 12 साल जो है वो मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं। साउथ कोरिया के अंदर आपको 2 तरह की स्कॉलरशिप्स देखने को मिलती हैं। एक वो स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही होती है, और एक वो स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र कर रही होती है। जो गवर्नमेंट आपको ऑफ़र करती है उस गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स के अंदर आपको कंप्लीट एयर फेयर भी मिलता है। उस स्कॉलरशिप के अंदर आपको अप टू 100% तक स्कॉलरशिप भी मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन द आपकी प्रोफाइल कैसी है। अगर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हम बात करें तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी आपको स्कॉलरशिप्स नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स आपको देखने को मिलती हैं। इसके लिए आपको अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको अप्रॉक्सीमेट अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो 60% मार्क्स बेहतर है होने चाहिए। और अगर हम मास्टर्स की बात करें तो बैचलर्स के अंदर बीएस प्रोग्राम्स के अंदर आपको 2.5 CGPA चाहिए होगा। और अगर आप ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपके स्कॉलरशिप्स के चांसेस इंक्रीज़ हों तो आपकी CGPA उतनी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हो। अगर इसमें हम एडमिशन प्रोसेस और रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो BS के डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप BS अंडर ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं तो इंटरमीडिएट या डिप्लोमा या फिर इंटरमीडिएट प्लस आपका 2 इयर्स का जो 2 इयर्स की डिग्री होती है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, वो रिक्वायर्ड होती है। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको आइल्ट्स लैंग्वेज टेस्ट होना आपके लिए ज़रूरी है, या आपके पास आइल्ट्स हो या टोफल वगैरह भी जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। और इसके लिए आपके पास जो मिनिमम जो बैंड है वो 5.5 होना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फ़ी वेरी करती है, लेकिन एवरेज अगर आपके माइंड में बता दूं कि तकरीबन आपको $500 जो है वो पर यूनिवर्सिटी फ़ी चार्ज करती है। ट्यूशन फ़ी के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। जो पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं मास्टर्स और बैचलर्स के, इसमें आपको कंप्यूटर प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, IT के प्रोग्राम मिल जाते हैं, इंटरनेशनल स्टडीज़, सोशल स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ग्लोबली गवर्नेंस, इस तरह की बहुत सारी हर कैटेगरी के अंदर आपको जो प्रोग्राम्स है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं स्टडी गैप की बात करूं, अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपका जो स्टडी गैप है वो लेस देन 4 ईयर होना चाहिए। 3 to 4 ईयर्स आपके माइंड में हो, और आपकी एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स से कम होनी चाहिए। अगर हम बात करें मास्टर्स की, तो मास्टर्स के लिए भी आपको जो आपका स्टडी गैप है वो 5 से 7 साल तक होना चाहिए, और आपकी एज जो है वो 35 ईयर से लेस होनी चाहिए। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका CGPA 2.5 हो, डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अब आते हैं हम इसकी वीज़ा टाइप के अंदर, और ये जानते हैं कि वीज़ा टाइप्स कौन सी होती हैं और कौन से वीज़ा टाइप से आप जो है वो पास ऑन करते हैं, आप PR की तरफ भी जो है वो चले जाते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है D2 जो है वो स्टूडेंट वीज़ा है। और मतलब लाइक आप जब डिग्री करने जाते हैं तो आपको D2 टाइप जो है वो वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। जब आप डिग्री कर लेते हैं तो आपको D10 वीज़ा टाइप के लिए अप्लाई करना होता है, जिसको जॉब सीकर वीज़ा या पोस्ट स्टडी वीज़ा भी आप कह सकते हैं। इसके बाद जब आप जॉब जो है वो मिल जाती है, आपको काम मिल जाता है, प्रोफेशनल जो वर्क वीज़ा मिलता है उसको हम E7 जो है वो वीज़ा टाइप कहते हैं। और जब आप E7 वीज़ा टाइप वर्क वीज़ा को ले लेते हैं तो वही वर्क वीज़ा जो है आपको PR की तरफ भी ले जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली ये भी चांसेस हैं कि आप PR लेने के बाद जो है आप सिटीज़नशिप के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर इसके वीज़ा प्रोसेस स्टेप की बात करूं तो नॉर्मली जैसे बाकी तमाम कंट्रीज़ के अंदर होता है, तो आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन चाहिए होता है। इसके बाद आपको जो है
तमाम आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, अटेस्टेड होने चाहिए। आप उसके बाद जब आपको कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन मिल जाता है, आप फ़ी पे करते हैं जिसमें वीज़ा फ़ी भी है, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो आप पे करते हैं, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कोरियन एम्बेसी के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं मिस कर गया हूँ वो है बैंक स्टेटमेंट। साउथ कोरिया के अंदर बैंक स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेट आपको 45 से 60 लाख जो है वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। और अगर डॉलर्स के अंदर बात करूं तो $13,000 आपकी बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है, और मिनिमम बैंक स्टेटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ होना चाहिए। इसमें पार्ट टाइम पार्ट टाइम जॉब की बात की जाए तो आप जॉब बिल्कुल कर सकते हैं। मिनिमम 8 से $10 और मैक्सिमम $15 तक आप पर और जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, जिसका डायरेक्टली यही मतलब है आप वहाँ के एक्सपेंसेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक साउथ कोरिया के हवाले से सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे रब्ता भी कर सकते हैं। और अगर आप साउथ कोरिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं हमारी टीम से बिल्कुल रब्ता करें। बहुत लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड स्लॉट्स हैं जिनको हम एंटरटेन करते हैं। और इसके साथ ही अगर आप इसके अलावा चाहते हैं कि किसी और स्टडी के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाई जाएँ, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपके दिए हुए मशवरे के मुताबिक हम अगली वीडियोस बनाएंगे। इसी के साथ ही मुझे इस वीडियो के अंदर इजाज़त दें। अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।